Hello dear student, welcome back all of you. This is धर्मेंद्र नरूका, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिक्स्ड एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस लेके आया हूं। यानी यूं कहें तो ये सभी ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने आपके लिए कुछ सेशंस तैयार किए हैं। उस सेशन में से आज नंबर 1 की हम बात करेंगे। हर एक सेशन के अंदर हम 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम हर एक सेंटेंस में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो भी ग्रामेटिकल एरर है, उस ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करते हुए उस कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड में चर्चा भी करेंगे। मैं चीज़ों को आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा और वो चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो ओवरऑल दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग बैंकिंग एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स लाइक एसएससी एक्सेट्रा। ओके, सो गाइज, बिना किसी देरी के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एरर्स की और उनके कॉन्सेप्ट की। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बने रहिएगा आप वीडियो के आखिर तक। लेट्स डू इट। ओके, देखिए मैंने पहले टाइटल डाला हुआ है मिक्स्ड एरर डिटेक्शन क्वेश्चन सेशन नंबर 1। मैंने पहले बता दिया है इस सेशन में हम करीब 25 क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं। कितनी क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं? 25 क्वेश्चंस की हम चर्चा करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस में जो एरर आपको गिवन है उसके कॉन्सेप्ट की चर्चा भी हम करेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। देखिए एक बार आप पढ़ लीजिए, क्या है? दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स is not only equipped with all state of the art instrument but also with outstanding physicist। देखो इस तरीके के सेंटेंस, यानी कहने का मतलब आई मीन टू से, जब आप एरर सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। माइंडसेट क्लियर ये होना चाहिए कि जब आपको एग्जाम में कोई भी एरर सॉल्व करनी होती है तो वो ग्रामर के, वोकैब के या किसी भी पार्ट के किसी भी सेक्शन से पूछी जा सकती है। तो आपको सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए क्लियर माइंडसेट बनाते हुए चलना होता है। यानी आपको एक तो पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए, आपको पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ काम करता है, किस पार्ट ऑफ स्पीच का क्या काम है, नाउन क्या काम करता है, प्रोनाउन क्या काम करता है, एडवर्ब क्या काम करता है, एडजेक्टिव क्या काम करता है, वर्ब क्या काम करता है, प्रपोजिशन का क्या काम करता है, कंजंक्शन क्या काम करता है, इंटरजेक्शन क्या काम करता है, टेंस का क्या काम है, मॉडल वर्ब्स का क्या काम है, नरेशन का क्या काम है और पैसिव वॉइस का क्या काम है। यानी जितने भी बात हैं, आर्टिकल कहाँ लगेगा, ये सारी बातें हैं वो आपको आनी चाहिए। यानी इन सभी बातों को आप अपने माइंड में रखते हुए, माइंडसेट तैयार करते हुए आपको एरर सॉल्व करना होता है। ठीक है, और जब आप एरर सॉल्व करते हो तो हर एक पोर्शन को एनालिसिस करो, हर एक पोर्शन को एनालिसिस करो ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी और आपकी जो एरर है वो भी सॉल्व हो जाएगी। देखो हम विद इन 20 सेकेंड्स हम एक एरर को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, किस तरीके से उसमें ये एरर क्रिएट हुई और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं पहले वाले की। तो क्या दिया हुआ है, मैं पढ़ चुका था पहले भी, अब हम एक एक पोर्शन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये इज क्या सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। यानी देखो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से जो चीज पहले होती है ना वो आपका क्या होता है प्यारे दोस्तों? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया? और याद रखना सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का इक्वली होना जरूरी होता है। समझ में आ रही है ना? सब्जेक्ट और वर्ब का इक्वली होना जरूरी होता है। कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट और वर्ब है उसका स्टेटस बराबर का होना चाहिए। सिंगुलर फॉर सिंगुलर, प्लूरल फॉर प्लूरल। सो चेक करो इसके। आप देखो यहाँ पे इज है, सिंगुलर है, तो क्या लेबोरेटरी सिंगुलर है या नहीं है? अब देखो दिस तो सिंगुलर में यूज होता है ना, दिस सिंगुलर में और दिस का प्लूरल दीज होता है। सो दिस इज सिंगुलर एंड द वर्ब इज सिंगुलर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है, पोर्शन नंबर 1 है इस सेंटेंस का, वो एकदम से सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे हमने बात की तो हमको मिला नॉट ओनली। उसके बाद है नॉट ओनली इक्विप्ड, यानी कि यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है? थर्ड फॉर्म आ रहा है। ठीक है, यानी इज के साथ इन्होंने क्या लिखा हुआ है? पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, नॉट ओनली को यहाँ लगाया हुआ है। क्लियर है? उसके विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट, है ना, बट ऑल्सो, और बट ऑल्सो के बाद क्या लगा हुआ है? विथ आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट। ठीक है,
अब समझने की कोशिश करना आप, यहां पर नॉट ओनली का यूज हुआ है, उसका पेयर आपने जब चेक किया तो आपको क्या मिला, बट ऑल्सो मिला। तो नॉट ओनली का जब आपने पेयर चेक किया तो आपको पता लग गया कि पेयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेयर में है क्या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर तो एकदम सही है, पेयर तो बिल्कुल सही है। फिर आपको देखना यह है कि नॉट ओनली का यूज और बट ऑल्सो का यूज, यानी इन दोनों के बाद में जो चीज आई है क्या वो दोनों में इक्वल है क्या, है ना, इक्वल है क्या। होता क्या है कि जब भी आप नॉट ओनली समझने की कोशिश करना आप, बट ऑल्सो, एक तो ये हुआ आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, दूसरा है आपका इधर और, नीदर नॉर, और इसके अलावा है बोथ एंड। ठीक है, दीज 4 कंजंक्शंस आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, है ना। समझने की कोशिश करना, अगर इनका सेंटेंस में यूज हुआ है तो आपको बात जो याद रखनी है वो ये है, समझने की कोशिश करना कि इनके बाद में जो नाउन आता है और इनके बाद में जो नाउन आता है, कहने का मतलब है जो नाउन नॉट ओनली के बाद में आएगा और जो भी चीज बट ऑल्सो के बाद में आएगी, यानी कहने का मतलब है इनके साथ जिस चीज का यूज होगा वो दोनों के लिए इक्वली होगा। क्या होगा? दोनों के लिए इक्वली होगा। सपोज कीजिए नॉट ओनली के बाद, प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन आया है तो फिर बट ऑल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए, प्रपोजिशन के बाद नाउन आना चाहिए। नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव आया है तो फिर बट ऑल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। नॉट ओनली के बाद प्रोनाउन आया है तो फिर बट ऑल्सो के बाद क्या आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए। बिकॉज ये जो कंजंक्शन है ये एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के लिए यूज होते हैं। सो अब हमें चेक ये करना है कि नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद क्या सारी चीजें इक्वल हैं, और अगर इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इक्वल है नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो फिर प्रॉब्लम है वहां पे, तो आपको उस चीज को चेक करना है। चलिए चेक करिए एक बार, मैं इसको देखो यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं तो आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, चलिए देखिए नॉट ओनली के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, जबकि हमने देखा कि बट ऑल्सो के बाद तो प्रपोजिशन के बाद नाउन है, यानी प्रपोजिशन के बाद नाउन है, और यहां प्रपोजिशन के बाद नाउन है ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट। तो अब करना क्या होता है इस कंडीशन में? अब देखो इसको तो आप चेंज कर नहीं सकते क्योंकि यहां वर्ब है नहीं, तो फिर आपको किसको चेंज करना होगा, नॉट ओनली वाले को चेंज करना होगा। अब आप करोगे क्या, देखिए अब आपको करना यह है कि ये जो ये इक्विपिड है ना, इसको उठा के कहां रख देना है, नॉट ओनली के पहले, और नॉट ओनली इसकी जगह पे चला जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉट ओनली विथ ऑल, यानी ये इससे जुड़ जाएगा और आपका जो इक्विपिड है वो पहले आ जाएगा। क्लियर है? बात आ गई समझ में? सभी को बात क्लियर हो गई ना कि आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर के दोनों के बाद में जो भी कोई सब्जेक्ट या जो भी कोई वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वो सारा की सारा इक्वल होना चाहिए। दोनों में सेम कैटेगरीज के वर्ड्स का हमें इस्तेमाल करना है। सो ऑल ऑफ यू क्लियर है ना, सारी बातें क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो एरर नंबर 1 था वो सभी को समझ में आ गया होगा। आई थिंक एरर आपको यहाँ मिल चुकी है ना, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होता है वो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। चीज़ों को आप समझते चलिए, सेशन को बहुत ही हम स्लो चलाएंगे आज, चीज़ों को समझाएंगे, जब भी आप एग्जाम में बैठो तो सारी बातें क्लियर हो जाएं, कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशन आपको क्रिएट नहीं हो, आप उस चीज़ को दूर रख पाओ और एरर को सॉल्व कर पाओ। यही मेरा एफर्ट है, यही मेरा प्रयास है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नो मेथड ऑफ मेकिंग, पहले एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं फिर एक एक पोर्शन की बात करते हैं। नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। इसके बाद नो एरर है। अब देखिए आप सेंटेंस में कहां गलती हो सकती है। देखिए यहाँ जब पहला ऑप्शन है उसमें दे रखा है नो मेथड ऑफ मेकिंग। अच्छा, मेकिंग ऑफ के बाद मेकिंग का यूज हो सकता है,
और इससे पहले मेथड का यूज हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो मेथड ऑफ मेकिंग, ठीक है। इसके बाद है अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। अब देखिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है, एज और एज का यूज हुआ है, तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है ना कि डिग्री कौन सी है, एज के बीच में आने वाली डिग्री पॉजिटिव डिग्री होती है। कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है ना। और पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत यहाँ किससे हुई है, नो से हुई है, और नो के बाद क्या आया है, मेथड आया हुआ है, और यहाँ भी किसकी बात हुई है, मेथड की बात हुई है। क्लियर है। अब देखो इस बात से पता ये लगा कि यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है और नो अदर से शुरू हुई है। अब नो अदर्स डिग्री वाले में प्रॉब्लम ये है कि एक सेंटेंस तो नो से लिखा जाता है, एक नो अदर से लिखा जाता है, ठीक है, एक नो अदर से लिखा जाता है। अब नो से कब लिखा जाता है, नो अदर से कब लिखा जाता है, इस चीज को हमें जानने की कोशिश करनी है। इस चीज को तो हम जानेंगे ही जानेंगे, उससे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को और देख लेते हैं। देखो, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज, यानी ये जो सब्जेक्ट है ना आपका, ये पूरा की पूरा क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका, पूरा की पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से मैंने अभी बताया था, हेल्पिंग वर्ब से जो भी चीज पहले होगी वो सारी की सारी क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया ना। हेल्पिंग वर्ब के पहले जितना भी कुछ आएगा वो सारा की सारा सब्जेक्ट होगा, और उसका हेड वर्ड ही किसको डिसाइड करेगा, वर्ब को। तो इसमें अगर हम इसका मेन वर्ड ढूंढने की कोशिश करें तो मेथड है। क्या है, मेथड इसमें क्या है, हेड वर्ड है, यानी इसका मेन जो वर्ड है वो कौन है, मेथड है। तो मेथड सिंगुलर है तो वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। क्लियर है। तो वर्ब में और सब्जेक्ट में, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूं कहें कि यहां तक की बात एकदम से क्लियर है, ठीक है। उसके बाद एज इफेक्टिव एज है, तो यहां पे पॉजिटिव डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस मेथड है। अब समझने की कोशिश करेंगे नो और नो अदर को, ठीक है, नो और नो अदर को। देखो बच्चों, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस बात को समझ गए ना तो फिर कभी भी इस कॉन्सेप्ट में आपसे गलती नहीं होगी। मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं, और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें जो मैं बता रहा हूं वो सारी इफेक्टिव है। देखिए, नो का यूज तो हम जब करते हैं जब दो कोई आइडेंटिटी है, कोई दो आइडेंटिटी है। सपोज करो एक आइडेंटिटी ये हो गई और एक आइडेंटिटी ये हो गई, ठीक है। क्लियर है। दो आइडेंटिटी है, दो चीजों को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब दोनों चीजें अलग अलग हैं, यानी दोनों चीजें कैसी हैं, डिफरेंट हैं। दोनों चीजें क्या हैं, डिफरेंट हैं। अगर दोनों चीजें डिफरेंट है तो आप किसका यूज कर सकते हो, नो का यूज करते हो। लेकिन अगर दो चीजें दोनों कंपेयर की जा रही हैं और दोनों की दोनों आइडेंटिटी आपकी कैसी है, दोनों की दोनों आइडेंटिटी आपकी सेम है, सेम आइडेंटिटी है, यानी उनमें समानता है, उनमें समानता है, तो किसका यूज करते हैं, नो अदर का। देखो यहां भी मेथड की बात हुई है और यहां भी किसकी बात हुई है, मेथड की बात हुई है। यहां भी मेथड की बात हुई है, यहां भी मेथड की बात हुई है। तो बताओ कैटेगरी डिफरेंट है या सेम है, यहां मेथड, ओवरऑल दोनों जगह मेथड की बात होती है ना, दोनों जगह मेथड की बात होती है। तो बोथ आइडेंटिटीज आर सेम। सो इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वी यूज नो अदर। सो आपको करना क्या है, नो मेथड के स्थान पर आपको क्या लिख देना है मेरे प्यारे दोस्तों, नो अदर मेथड। क्या लिख देना है, नो अदर मेथड। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ गई, सभी को बात समझ में आ गई। अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई तो देखो और मैं आपको बताता हूं और इस कंसेप्ट को और अच्छे से पूरा कर देता हूं। ये बात सबको समझ में आ गई, देख लीजिए आप एक बार, इतना आगे ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आगे बढ़ाता हूं सेशन को, इसी क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चलिए देखो यहां हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, अभी एक बार हो जाएगा आपको क्लियर। मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, दो टर्म्स लिखता हूं। मैं लिखता हूं, मैंने लिखा 1 मिनट, मैंने यहां पे लिख दिया आपके लिए, नो रिवर इज एज लॉन्ग, नो रिवर, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए आप, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट को मैं एकदम पूरा करवा के रहूँगा, है ना, पूरा करवा के रहूँगा। देखो थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो मैंने लिखा नो रिवर
of India is as long as the Ganga। ठीक है, एक तो मैंने ये लिखा और दूसरा मैंने लिखा नो रिवर of India is as long as the Nile। ठीक है, नील नदी की बात हुई है। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से नो का और नो अदर का यूज होता है। देखिए, मैं इस सेंटेंस की बात करूं, इस सेंटेंस की बात करूं, दोनों में से सही कौन सा है उसको समझना। देखो, भारत की कोई भी नदी उतनी लंबी नहीं है जितनी क्या है, गंगा है। तो इफ वी टॉक, गंगा कहाँ की नदी है, गंगा इंडिया की नदी है। सो वी आर टॉकिंग रिवर एंड द रिवर गंगा एंड रिवर गंगा एंड रिवर कहां से बिलोंग करती है, इंडिया से। तो इंडिया की रिवर और गंगा भी कहां की है, इंडिया की है। तो दोनों का आइडेंटिटी एक ही है ना, रिवर गंगा भी इंडिया की है और किसी दूसरी रिवर की बात करें वो भी इंडिया की है। तो दोनों की जब आइडेंटिटी सेम हुई तो आप नो रिवर की जगह क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, नो अदर रिवर करोगे, नो अदर रिवर करोगे, है ना, नो अदर रिवर करोगे। क्लियर है। जब मैंने दूसरे सेंटेंस पे कहा कि नो रिवर ऑफ इंडिया इज एज लॉन्ग एज नाइल, तो अब नाइल अलग रिवर है और इंडिया की रिवर अलग है। यानी ये तो हो गई चाइना की, जो मिस्र की हो गई, सॉरी इजिप्ट की हो गई, और ये कहाँ की हो गई, ये भारत की हो गई। तो ये तो अलग कंट्री की है, ये अलग कंट्री की है। सो द आइडेंटिटी आर डिफरेंट। तो उस कंडीशन में आप किसका यूज करोगे, नो का यूज करोगे, और नो अदर का कहाँ यूज करोगे, जब आइडेंटिटी सेम हो। यानी यहाँ मेथड की बात हो रही थी, यहाँ मेथड की बात हो रही थी ना, तो फिर आइडेंटिटी यहाँ पर सेम हुई तो फिर आपने क्या यूज कर लिया, नो अदर यूज कर लिया, और आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर है, आ गई ना बात समझ में, अच्छे से आ गई सभी को। चलिए अब बात करते हैं आगे की और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए, I was pretty sure that he would support my views for this point is as effective as this method। ठीक है, अब देखिए, I was pretty sure that he would support my views for this point is as effective as this method। सेंटेंस को आप पढ़ने से पहले इस बात का पता लगा लो कि सेंटेंस जो लिखा गया है वो किसके बारे में है ना, किसके बारे में। एक बार पता लग गया ना, फिर आपने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद एक एक पोर्शन को सॉल्व करना है। जो प्रोसेस अभी हमने बताई थी आपको, उसी प्रोसेस को हम करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने ऑप्शन नंबर 1 देखा, क्या आई के साथ वॉज आ सकता है, क्या आई के साथ वॉज आ सकता है, तो हमें आंसर मिला यस, आई के साथ तो वॉज यूज हो सकता है। प्रीटी श्योर, और प्रीटी श्योर भी हो सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीटी गुड कहते हैं ना, प्रीटी ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब ये है, प्रीटी का मतलब होता है यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, और श्योर का मतलब होता है निश्चित। तो वो एकदम से निश्चित है कि ही वुड सपोर्ट माई व्यूज, कि वह सपोर्ट करेगा किसको, मेरे व्यूज को, मेरी ओपिनियंस को, फॉर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के लिए, इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड, और वो इतना ही इफेक्टिव है जितना कि ये मेथड है ना। तो इसमें बेटा, इसमें आपको देखना ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेंटेंस में टाइपिंग एरर है, उसे आप सपोर्ट कीजिए। कि यहाँ पे इसके बाद आपको ये सेंटेंस था हमारा, आई वॉज प्रीटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट माई व्यूज फॉर दिस पॉइंट, है ना। अब देखो इसके अंदर जो गलती है वो कहाँ है। देखो, व्यूज के बाद हमेशा ही क्या आता है, ऑन आता है। क्या आता है, ऑन आता है। यानी व्यू अपने बाद में कौन सा प्रपोजिशन लेता है, फिक्स प्रपोजिशन ऑन लेता है। यानी देखो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ही वुड, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, माई व्यूज तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही आप 4 पे गए तो आपको पता लगा कि व्यूज ऑन दिस पॉइंट, अरे दिस पॉइंट के 4 के सेंस में तो यूज हो ही नहीं सकता ना, फॉर दिस पॉइंट थोड़ी होगा। किसी चीज, कोई चीज है उसके ऊपर की बात कर रहे हैं,
व्यूज किसके ऊपर, अरे व्यूज किसके लिए नहीं हो सकता ना, व्यूज किसके ऊपर, इस पॉइंट के, इस मैटर के ऊपर जो व्यूज हैं मेरे, उनका सपोर्ट करेगा। तो फिर आपको यहां ऑन लगाना है, और याद ये रखना व्यूज अपने बाद फिक्स प्रपोजिशन क्या लेता है, ऑन लेता है। लिख लो, आप माइंड में सेट कर लो कि व्यूज के बाद क्या आता है, ऑन आता है। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ में क्या दिया गया है देखिएगा, आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स, है ना, आई के साथ डिड का यूज हो सकता है ना, डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन माई पेपर, अब देखो कमेंट्स किसके ऊपर आएंगे, पेपर के ऊपर आएंगे, ना कि फॉर पेपर, तो कमेंट के बाद भी ऑन आएगा जैसे व्यूज के बाद आया था, ठीक है। बट आई हैड नो ऑल्टरनेटिव, आई हैड नो ऑल्टरनेटिव, देखो आई के साथ हैड का यूज हो सकता है, एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट। अब देखिए आप इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर दिख रही है क्या आपको, देखिए आई के साथ डिड का यूज हुआ है, यहां सही है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पजेसिव केस यूज हुआ है, नाउन सिंगुलर प्लूरल कैसा भी हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट के बाद ऑन आ सकता है, कमेंट ऑन माई पेपर, तो यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई हैड नो ऑल्टरनेटिव्स, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट, और फिर मैंने क्या किया, चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, तो हेड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं ना, टू कीप क्वाइट। तो इस तरीके के सेंटेंस जो आपको मिले जिसके सभी ऑप्शन सही हो, तो फिर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, नो एरर सही होता है। अब देख लीजिए आप जितने भी पोर्शंस है ना 1 2 3 4 वो सारे की सारे अपने स्थान पर अपना काम करते हैं, सो द आंसर इज नो एरर, ऑप्शन नंबर 5 योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, सबको बात समझ में आ गई ना। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए देख लीजिएगा आप। और क्वेश्चन नंबर 5 है, द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव बीन इरोडेड कंसीडरेबली, नो एरर। चलिए देखिए फटाफट और फिर बात करते हैं एक एक पोर्शन की। समझ रहे हो ना, चीजों को आपकी मैं एकदम से क्लियर करवा दूंगा, नो एरर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो एरर आपके लिए कभी कोई टेंशन और प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगी। देखो हो सकता है कि आपकी एरर वाला पार्ट इंप्रूव करने में थोड़ा टाइम लगे, तो कीप पेशेंस, आपको धैर्य रखना है, चीजों को समझना है। हो सकता है 100 200 300 एरर के बाद आपको वो चीजें आ जाएंगी जब हम सारे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो देखो इसमें बात करते हैं, देखो द रिपोर्ट इज कैंडिड, है ना, द रिपोर्ट इज कैंडिड, कैंडिड यहाँ पे किसका यूज है, कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब वैसे तो चालाक होता है, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट के बारे में है, तो जो रिपोर्ट है वो बहुत ही विवेकपूर्ण है, यानी कहने का मतलब बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। इन एडमिटिंग दैट, अब देखो इन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद एडमिटिंग यानी आईएनजी फॉर्म आ सकती है ना, तो यह तो सही है, रिपोर्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव का यूज हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, अब यहां पे समझने की कोशिश करना, यहां पे किसकी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की, है ना, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, कहां, इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, देखो बाई लगा सकते हैं हम, ठीक है, बाई लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, कहां पर, इनके बाद नाउन है हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, तो नाउन का यूज हो सकता है ना, हो सकता है नाउन का यूज प्रपोजिशन के बाद। उसके बाद है हैव बीन इरोडेड, हैव बीन इरोडेड, है ना, हैव बीन इरोडेड। अब समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे जब इन्वेस्टमेंट है, यहां पे जब इन्वेस्टमेंट है तो फिर वर्ब कैसी आएगी, इन्वेस्टमेंट तो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और सिंगुलर के हिसाब से क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो हैज किसको रिप्लेस करेगा, हैव को रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, हैज कर देगा हैव को रिप्लेस। क्यों करेगा, समझने की कोशिश करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर अगर क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो वर्ब आपकी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, तो यहां पर हैव नहीं आएगा, यानी द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट हैज बीन इरोडेड, हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, यानी आपकी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होती है। सो द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दैट सिंगुलर फॉर सिंगुलर, प्लूरल फॉर प्लूरल, सो सब्जेक्ट इज सिंगुलर,
सो वर्ब इज सिंगुलर, सो आप हैव को क्या करना है, हैज में चेंज कर देना है। क्लियर है ना। अब ये चीज पकड़ में कैसे आएगी, पकड़ में ऐसे आएगी, समझने की कोशिश करना। मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से जितनी भी चीज पहले आती है वो सारी की सारी क्या होती है, सब्जेक्ट होती है। ठीक है, यहां तक। दैट के बाद क्लोज है तो हमारा सब्जेक्ट यहां से होगा, क्योंकि ये बात अलग हो गई और हम बात यहां से कर रहे हैं। ठीक है, तो द इन्वेस्टमेंट इसका मेन वर्ड हुआ ना, मेन वर्ड कौन सा हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ ना। और इन्वेस्टमेंट मेन वर्ड है तो ये सिंगुलर है, तो फिर इसके हिसाब से वर्ब डिसाइड हो जाएगी, तो आपका हैव का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्लियर है, सभी को बात क्लियर हो गई ना। चलिए नंबर 6 पे आ जाते हैं। नंबर 6 पे आ जाते हैं। नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द विंड ब्लोज ऑल द विंडोज रेटल। रेटल का मतलब होता है खड़खड़ाहट की आवाज होता है। क्या होता है, खड़खड़ाहट की आवाज, रेटलिंग। रेटलिंग बोलता है, रेटलिंग। जैसे ट्रेन के पहिए भी रेटलिंग की आवाज करते हैं, पत्ते जब आपस में ऐसे भिड़ते हैं तो भी वो किसकी आवाज करते हैं, रेटलिंग की आवाज करते हैं, खड़खड़ाहट की आवाज बोलते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। अब देखो सेंटेंस का पोर्शन नंबर 1 कहता है आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर, है ना, ऑन ए टॉप फ्लोर। आई के साथ लिव का यूज हुआ, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। आई प्रेजेंट टेंस के लिए प्लूरल की तरह काम करता है, तो आई प्लूरल तो लिव प्लूरल। क्लियर है, ऑन ए टॉप। अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे टॉप, समझने की कोशिश करना। टॉप है, बॉटम है ना, फ्रंट है, बैक है ना। इनसे पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल दे लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल दे लगाना पड़ता है। और आर्टिकल दे अगर टॉप से बॉटम से पहले आता है तो फिर आपको क्या करना है, एक को हटाना है और क्या लगा देना है, द टॉप। क्या लिख देंगे हम, द टॉप। तो द टॉप आ जाएगा, क्योंकि टॉप से पहले आर्टिकल दे का यूज होता है। टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, रियर, इन सभी से पहले आपको क्या लगाना होता है, आर्टिकल दे लगाना होता है। तो फिर सेंटेंस में आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एरर हमको ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल चुकी है। तो आपका ये वाला सेंटेंस कंप्लीट होता है। आगे बढ़ाते हैं सेशन को और बात करते हैं 7 नंबर की, 7 नंबर सेंटेंस की। अब 7 नंबर में क्या दिया गया है देखते हैं। अभी देखो, हैड ही नॉट रिच्ड इन टाइम ही वुड हैव मिस्ड ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच कम्स वंस इन ए वाइल। अब देखिए आप इसमें क्या फिल करोगे। देखो, हैड ही नॉट रिच्ड इन टाइम, जब वो समय पर, वो मुश्किल से ही कहाँ पहुंचा था, समय पर नहीं पहुंच पाया था। ही वुड हैव मिस्ड ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। देखो कंडीशनल सेंटेंस है ना, कौन सा सेंटेंस है पहले समझने की कोशिश करना, कंडीशनल। यहाँ बात किसकी हो रही है, कंडीशनल सेंटेंस की। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंस में अगर क्लॉज वाले, इफ क्लॉज वाले या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो सामने वाले क्लॉज में हेड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है ना। हेड प्लस सॉरी वुड प्लस होता है, क्या होता है, वुड प्लस, क्या, वुड प्लस। अगर इधर हेड है तो इधर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इस चीज को उठा देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ वुड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे हो गया वुड हैव मिस्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, है ना। अगर 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 यदि तुम टाइम पर नहीं पहुंचे तो तुम क्या कर दोगे, तुम अपनी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उससे हाथ धो बैठोगे, यानी वो नहीं मिलेगी। विच जो आती है, कब आती है, कम्स वंस इन ए वाइल, वो कभी जभी एक आध बार आती है, उससे भी आप क्या कर दोगे, उससे भी हाथ धो बैठोगे। तो देखो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच के साथ कम्स, क्योंकि किसकी बात हो रही है, अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और वंस इन वाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जब प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 5 यानी नो एरर वाला पोर्शन आपका सही होता है। क्लियर है, सभी को आ गई ना बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8, सभी को दिख रहा है नंबर 8, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कंडक्ट्स। अब समझने की कोशिश करना, एक एक पोर्शन को शुरू से देखते चल रहे हैं। देखो मिनिस्ट्री सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। अब कंडक्ट में एस लगा के इसने क्या बना दिया, सिंगुलर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मिनिस्ट्री के लिए इट्स का यूज हुआ है, सिंगुलर है तो इट्स सिंगुलर के लिए हो सकता है। बेसिक सर्वे, तो ऑप्शन नंबर ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आगे, ऑन ट्रेड यूनियंस ईच ईयर।
ऑन ट्रेड यूनियंस ईच ईयर। अब बताओ यहाँ ऑन के बाद ट्रेड का यूज है, यूनियंस है, ईच ईयर है, तो ऑप्शन नंबर 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही है। उसके बाद है गैदर इंफॉर्मेशन विथ, गैदर इंफॉर्मेशन विथ ऑल लेबर यूनियंस एज ऑफ जून। अब देखिए आप, अब देखिए गैदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद आप यूज करते हो विथ का या किसी और प्रपोजिशन का। देखो इंफॉर्मेशन के साथ नहीं होती, किसी के बारे में होती है, तो इंफॉर्मेशन क्या होगी, अबाउट होगी। क्या होगी, अबाउट होगी। अब इंफॉर्मेशन अबाउट होगी तो विथ तो आएगा नहीं। इसके साथ साथ यहाँ गैदर का यूज नहीं होगा। अगर यहाँ ईच ईयर का यूज हुआ है ना, तो गैदर वर्ब की तरह नहीं या जेरंड की तरह काम करेगी। तो फिर आपको लिखना होगा, देखो क्या, गैदरिंग, गैदरिंग। मैं एक बार इसको थोड़ा सा हटा देता हूं तो आपको थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। देखिए, चलिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां हो जाएगा इसकी जगह गैदरिंग, है ना, इंफॉर्मेशन। ठीक है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, इससे हम इसे रिप्लेस कर देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए गैदर को गैदरिंग इसलिए करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन ईच ईयर है ना, ईच ईयर के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, या तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। तो फिर आपको यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म यूज करनी है। गैदर का गैदरिंग हो जाएगा, गैदरिंग इंफॉर्मेशन विथ नहीं होगा, किसके बारे में, ऑल लेबर यूनियंस एज ऑफ जून 30। तो विथ का नहीं होगा, अबाउट का यूज होगा, इंफॉर्मेशन विथ नहीं होता। याद रखना, इंफॉर्मेशन के बाद हमको क्या लगाना है, अबाउट, क्योंकि सूचना के साथ नहीं, सूचना किसके बारे में, सूचना बारे की बात करती है, अबाउट की बात करती है। तो फिर आपको विथ हटाना है, ऑल लगाना है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट। क्लियर हो गया सभी को, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं 9 और 10 की। चलिए देखिए 9 और 10 में क्या कहा गया है। 9 है, स्टोरेज हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज ए पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। चलिए फटाफट आप एक बार देख लीजिए, अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, स्टोरेज यानी प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलवेज बीन यूज्ड, अब देखो इसको किस में लिखा गया है, पैसिव में लिखा गया है ना। अब क्यों लिखा गया है पैसिव की, इसकी बात अभी हम करेंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म आया है, एज ए पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेटिंग वाइटल इंफॉर्मेशन। देखो किसकी तरह यूज लिया जाता है, ए पावरफुल टूल, है ना, एक शक्तिशाली एक औजार की तरह यूज लिया जाता है फॉर कम्युनिकेटिंग। अब देखो प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइटल इंफॉर्मेशन होता है महत्वपूर्ण, वाइटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सेंटेंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, नो एरर सही होता है। अब देखो जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, डूअर हो, तो लिखा जाता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में। और जब आपका सब्जेक्ट हो रिसीवर, यानी उस काम करने पर वो बनता हो या निकलता हो, तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। अब देखो स्टोरेज अपने आप यूज होती है या स्टोरेज को यूज किया जाता है, स्टोरेज को यूज किया जाता है, तो यूज करने वाला कोई और यूज कर रहा है वो क्या है, स्टोरेज। तो सब्जेक्ट हमारा रिसीवर हुआ, इसलिए कहाँ लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। यानी सब्जेक्ट अगर खुद काम करे तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करे, स्टोरेज को यूज लेने का काम कोई और कर रहा है, तो सब्जेक्ट अगर खुद काम नहीं करता तो पैसिव वॉइस में, और सब्जेक्ट अगर खुद काम करता है तो फिर एक्टिव वॉइस में। काम करने वाले को डूअर और काम नहीं करने वाले को रिसीवर कहा जाता है। इज दैट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। वी ऑल आर इंडेप्टेड to him for holding not only high moral values but also rendering dedicated service for the betterment of human race। उसके बाद नो एरर है। देखो वी ऑल के बाद आर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। टू हिम कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर के बाद होल्डिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट ओनली आया है,
जैसे ही आपको पता लगा नॉट ओनली आया है, आपको सबसे पहले काम करना है, इसका पेयर ढूंढना है कि पेयर में क्या है। जैसे आप आगे बढ़े तो आपको इसका पेयर बट ऑल्सो मिला, तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि पेयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेयर तो इसका एकदम से क्या है, सही है। तो पेयर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पता लगना है कि नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद आने वाला वर्ड क्या इक्वल है। अब आपने बट ऑल्सो के बाद देखा रेंडरिंग का यूज है, लेकिन नॉट ओनली के बाद हाई मॉरल वैल्यू है, यानी नॉट ओनली के बाद भी क्या आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, होल्डिंग को यहां ले जाओगे, नॉट ओनली को पहले ले जाओगे, यानी लिखोगे आप नॉट ओनली होल्डिंग, क्या कर दोगे, not only holding high moral values but also rendering dedicated service for the betterment of human race। और इस तरीके से आपका जो एरर वाला पोर्शन है वो कहाँ मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। क्लियर है, क्या करना है, नॉट ओनली को पहले लाना है होल्डिंग के, क्योंकि दोनों को इक्वल करना है। यहाँ बट ऑल्सो के बाद में देखो रेंडरिंग का यूज हुआ है, तो नॉट ओनली के बाद होल्डिंग का यूज होगा। सेंटेंस हो जाएगा वी ऑल आर इंडेप्टेड टू हिम नॉट इंडेप्टेड हिम फॉर नॉट ओनली होल्डिंग, है ना, हाई मॉरल वैल्यूज बट ऑल्सो रेंडरिंग डेडिकेटेड सर्विस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 और 12 में क्या दिया हुआ है देखिएगा आप। 11 और 12 की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस रिकरिंग प्रॉब्लम सिंस द लास्ट 4 days नो एरर। ठीक है, वी के साथ आर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रूट कॉज ऑफ दिस रिकरिंग प्रॉब्लम, है ना, तो बार बार होने वाली समस्या का जो मेन कारण है, तो आर्टिकल देकर यूज हो सकता है, ऑफ से पहले आर्टिकल देकर यूज हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यूज हुआ है सिंस का। जैसे ही आपका ध्यान सिंस पे गया तो क्लियर करना है कि सिंस के बाद में जो टाइम आएगा वो आएगा पॉइंट ऑफ टाइम। क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर लास्ट से पहले वहां आर्टिकल दे दिया गया है तो ये बात किसको बताती है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताती है। सिंस के बाद अगर देखो यहां सिंस और फॉर में देख लीजिए आप, एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर लास्ट का यूज हुआ है और लास्ट के पहले अगर आर्टिकल दे लगा है तो सिंस का यूज होगा, और अगर सिर्फ लास्ट लगा है तो फिर किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा। ये बात क्लियर कर लो, केवल लास्ट तो फॉर और लास्ट से पहले अगर आर्टिकल दे तो फिर सिंस। तो सिंस का यूज होगा क्योंकि लास्ट से पहले किसका लगा है, दे का यूज हुआ है, लास्ट 4 days, है ना। अब समझने की कोशिश करना कि जब सिंस का यूज होगा तो फिर टेंस कौन सा आना चाहिए, चलो बताइए मुझे। टेंस आना चाहिए वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी फोर्थ वाला पार्ट आना चाहिए। अब जैसे हम वापस बैक गए तो हमें पता लगा यहां तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम का यूज तो होता ही नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइम में सिंस फॉर का यूज नहीं होता है। तो फिर आपको करना यह है कि यहां सिंस को देखते हुए इधर आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा, और आपका जो टेंस होगा वो होगा हैव बीन ट्राइंग। क्या हो जाएगा, हैव बीन ट्राइंग, यानी आर ट्राइंग को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दोगे और हैव बीन क्या कर दोगे, ट्राइंग कर दोगे, और आपका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। किसको देखते हुए, सिंस को देखते हुए। आगे ही बात समझ में, सिंस को देखते हुए आपको इस तरीके से आंसर देना है, और यहाँ पे जो मिस्टेक है वो क्या है, आर ट्राइंग की जगह आपको क्या कर देना है, हैव बीन ट्राइंग। क्लियर, चलिए 12 पे देखिए, आई टोल्ड हिम ब्लंटली। अब देखो आई टोल्ड हिम ब्लंटली, देखो यहाँ पे जो एडवर्ब की पोजीशन है वो सही है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस में आए और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वर्ब के जस्ट बाद में, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। क्लियर है, चलो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट ही इज ए लेजी फेलो, अब देखो यहां पास्ट है, यहां प्रेजेंट है, और द रूल ऑफ सीक्वेंसेज ऑफ टेंस कहता है कि अगर एक पोर्शन में पास्ट है तो दूसरे पोर्शन में भी पास्ट होना चाहिए।
एक पोर्शन में प्रेजेंट है तो दूसरे पोर्शन में प्रेजेंट या फ्यूचर होना चाहिए। तो हमारा इधर टोल्ड है यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो हमें इज की जगह क्या कर देना है दोस्तों, वॉज का यूज कर देना है। समझ रहे हो ना, इज की जगह वॉज, क्योंकि इधर पास्ट है यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देंगे, सेकंड। और इज, आर और एम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर्ब। तो यहाँ सेकंड फॉर्म, तो यहाँ सेकंड फॉर्म, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। 13-14 क्या कहता है देखने की कोशिश करना है। मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक एट इट। अब समझने की कोशिश करो, आप देखो मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग, तो मुंबई सिंगुलर, इज सिंगुलर, प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है ना। अब आगे देखो, फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, उसे सही कीजिए एक बार। ये टॉल बिल्डिंग नहीं होगा, ये बिल्डिंग्स होगा, ठीक है। चलो ये एरर नहीं है, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच इज एट वंस, है ना। अब देखो किसकी बात हुई है, किसकी बात हुई है, मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंड्स अपॉन हाउ लुक एट इट, है ना। अब देखने की कोशिश करेंगे हम कि 13 वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है, मुंबई के साथ इसका यूज हो सकता है। अब देखिए इस सेंटेंस में 2 टाइपिंग एरर हैं, उनको मैं बताने की आपको कोशिश करता हूं। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि टाइपिंग एरर हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स होना चाहिए था एक तो, और यहाँ एक थोड़ा सा क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। अब आपका सेंटेंस सही होगा और यहाँ ऐसा जाएगा। सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से सही करने के लिए हमने इसको पूरा देखा है, आप गलत नहीं पढ़ो, इस चीज की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 एरर थी, एक तो बिल्डिंग के बाद ऐसा आएगा, एक क्या आएगा, विच के बाद आर आएगा। सेंटेंस होना चाहिए था मुंबई है वो फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स है, मुंबई में बहुत सारी क्या है, टॉल बिल्डिंग्स है, विच आर, जो कि क्या है, अब विच के बाद जो आर आया है ना वो इस बिल्डिंग्स के हिसाब से आया है, फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, है ना। मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक एट इट, उसके बाद नो एरर, ठीक है। उसके बाद हम 14 की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, 14 की बात करेंगे। 14 में क्या है देखिएगा आप, 14 में क्या है, आई एम फुली अवेयर दैट माई बॉस इज वन ऑफ दोज हु इज टोटली डेडिकेटेड टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। देखिए आई एम फुली अवेयर दैट माई बॉस इज वन ऑफ दोज हु इज टोटली डेडिकेटेड टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। देखो आई के बाद एम आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुली अवेयर सही है, दैट है, माई बॉस इज, अब उधर पास्ट प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ भी प्रेजेंट है, माई बॉस के साथ इसका यूज हो सकता है। ऑफ दोज, ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, सही है। हु इज टोटली डेडिकेटेड, वो पूरी तरीके से क्या है, डेडिकेटेड है, समर्पित है, टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। तो हु के बाद इज आया है किसके लिए, वन ऑफ दोज हु इज टोटली डेडिकेटेड टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। अब देखिए दोज के हिसाब से आपको यहां पर क्या करना होगा, आर करना होगा। अब समझना पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं आपको। देखो अगर वन ऑफ के बाद नाउन जो भी आपका है, प्रोनाउन जो भी आपका है वो प्लूरल होता है, ये क्लियर है। और नाउन अपने से पहले आर्टिकल दे लेता है, क्लियर है। यानी नाउन आर्टिकल दे लेगा, प्रोनाउन होगा, दोनों के दोनों कैसे होंगे, प्लूरल। अगर उनके बाद हु आता है और हु के बाद वर्ब आती है तो ये जो वर्ब है ना वो किसके हिसाब से डिसाइड होगी, इस नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से। क्लियर है, समझने की कोशिश करना। वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन से पहले आर्टिकल दे आता है, दोनों की दोनों प्लूरल होंगे। इसके बाद हु आता है तो वर्ब जो डिसाइड होगी वो इन दोनों के हिसाब से डिसाइड होगी। इसके हिसाब से वर्ब दोज के हिसाब से क्या होगा, आर होगा। आर टोटली डेडिकेटेड टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें एरर कहाँ पे आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, थर्ड वाले पोर्शन में। कहाँ पे आ जाएगी, थर्ड वाले पोर्शन में। तो बात समझ में आ गई ना सभी को, कौन से वाले क्वेश्चन में, 14 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 में एरर हो गई, है ना। कॉन्सेप्ट आपके सामने है। बात करते हैं 15 नंबर की, किसकी करते हैं, 15 की। और 15 में क्या है देखने की कोशिश करना। 15 है, द डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी डज नॉट बिलीव दैट वी आर वर्किंग सिंसियरली फॉर ऑल दोज ईयर्स। देखो
डायरेक्टर ऑफ आर कंपनी डज, तो जज किसके हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से, प्रॉब्लम नहीं है। नॉट बिलीव, बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है ना, फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है, सारी बातों को हम क्लियर करते चल रहे हैं, आपको कोई कहीं प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। डज नॉट बिलीव दैट, वी के बाद आर आता है, सही है। वर्किंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। सिंसियरली, सही है, सिंसियरली का यूज यही होगा, वर्ब के बाद में होगा। उसके बाद फॉर ऑल दोज ईयर्स, अब देखो फॉर के बाद क्या आया हुआ है, टाइम आया हुआ है, और फॉर के बाद अगर टाइम आए तो इसका जो टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, अभी देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहां पर भी प्रेजेंट हुआ है तो यहां पर भी प्रेजेंट होगा, तो आप आर वर्किंग को हटाओगे और प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ से क्या लगा दोगे, हैव बीन वर्किंग, क्या कर दोगे, हैव बीन वर्किंग, और आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा। तो बात आ गई ना समझ में, किस तरीके से करोगे। जैसे ही आपने फॉर देखा, आपको पता लगा कि फॉर का यूज तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, और हम यहाँ पहले बात किसकी कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, तो यहाँ भी प्रेजेंट होगा और इसके हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका आंसर हो जाएगा। सो क्लियर, चलिए 16 की बात कर लेते हैं। 16 को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर देखिए 16 में क्या कहा गया है, देखिए यू मे नॉट नो इट बट हिज इंजन इज क्लेम्ड टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन। देखो यहाँ पे किसका यूज हुआ है, मे नॉट नो का यूज हुआ है ना, इट बट हिज इंजन इज क्लेम्ड टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन। अब देखो सेंटेंस में मे का यूज क्यों किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है ना, अरे मे का यूज तो पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, लेकिन यहां पे क्या आपको पॉसिबिलिटी लगती है क्या कि यू मे नॉट नो, आप नहीं जान पाओगे कि हिज इंजन इज क्लेम्ड टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन। तो यहाँ पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, यहाँ फैक्ट की बात है, या नहीं जानने की बात है, और फैक्ट की बात करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आपको मे नॉट को हटाना है और लगाना है यहाँ पे डू नॉट, क्या लगाना है, डू नॉट। आप बोलोगे यू डू नॉट नो इट बट हिज इंजन इज क्लेम्ड टू हैव ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 और 18 आपके स्क्रीन पर। 17 क्या कहता है, 18 क्या कहता है, दोनों की बात करते हैं। देखो नथिंग एवर बिकम्स रियल till it is experienced, even a proverb is no proverb to you till your life has illustrated with it, है ना। देखो बहुत ही शानदार बात भी बोली गई है, सेंटेंस भी शानदार है, और इसके अंदर दी गई हमको इन्फॉर्मेशन भी बड़ी कमाल की है। अब वो कमाल की इन्फॉर्मेशन है, उसकी बात करेंगे। देखो नथिंग एवर बिकम्स, नथिंग एवर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो सिंगुलर क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। रियल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रियल क्या है, रियल एडजेक्टिव है। टिल इट इज एक्सपीरियंस ना, नथिंग एवर बिकम्स रियल, कोई भी चीज सच नहीं हो सकती जब तक आपने उसका अनुभव नहीं किया है। इवन यहां तक कि ए प्रोवर्ब इज नो प्रोवर्ब, एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, जब तक कहावत नहीं है आपके लिए, टिल योर लाइफ, जब तक आपकी जिंदगी हैज इलस्ट्रेटेड विद इट, इससे भरी हुई नहीं है, यानी आपकी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो वो प्रोवर्ब एक प्रोवर्ब नहीं है। अब देखो ए प्रोवर्ब के साथ इसका यूज हुआ है और योर लाइफ के साथ हैज का यूज हुआ है, तो सिंगुलर थर्ड फॉर्म हो सकता है विद इट, इट का मतलब किससे, प्रोवर्ब से, और उसके बाद नो एरर, तो सेंटेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर हम इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 5 लगाएंगे। और याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि कहीं आप ये गलती मत कर देना कि नो एरर है उसका आंसर, यानी कि उसमें कोई गलती नहीं है और आप जबरदस्ती गलती ढूंढ रहे हो। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, एग्जाम को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए ऐसा करता है, तो उस बात को आपको फोकस रखना है कि सेंटेंस में एरर होती है, लेकिन कई सेंटेंस ऐसे गिवन होते हैं कि जिनमें एरर होती ही नहीं है और आप जबरदस्ती से वहां एरर ढूंढने की कोशिश करते हो, तो ऐसा तो बिल्कुल कतई नहीं करना है, ठीक है। चलिए 18 की बात करें। आई रिमेंबर्ड माई चाइल्डहुड डेज व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द फार्म विथ माई फादर एंड हेल्प हिम इन दिस वर्क। देखो सेंटेंस से सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपको पास्ट हैबिट,
है ना, क्या, पास्ट हैबिट, समझना, पास्ट हैबिट, कोई पुरानी आदत है आपके अंदर और वो अब आपने क्या कर दी है, डिसकंटिन्यू कर दी है, डिसकंटिन्यू कर दी है और या कंटिन्यू है, ठीक है, या कंटिन्यू है, दो कंडीशन होती है ना। और पास्ट हैबिट अगर आपको दिखानी है तो उसके लिए एक तो आप करते हो यूज्ड टू का यूज और एक करते हो आप वुड का यूज, है ना, किसका, वुड का यूज। अब वुड का यूज तो करते हो वो चीज क्या है, क्या डिसकंटिन्यू है, और यूज्ड टू का यूज करते हो वो अगर चीज कंटिन्यू है, लेकिन करते इन दोनों का यूज किसके लिए हो आप, पास्ट हैबिट के लिए। तो ओवरऑल मैंने आपको कॉन्सेप्ट तैयार किया कि पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज्ड टू या वुड में से किसी एक का यूज कर लेते हैं। अगर और भी इसको डिटेल में जानना है तो जो हैबिट डिसकंटिन्यू हो गई अब तो उसके लिए वुड, और कंटिन्यू है तो फिर उसके लिए यूज्ड, लेकिन वो पास्ट में भी आपके पास थी, ऐसा किया करते थे। तो हम इन दो बातों पे ना जाके इन दो बातों की बात करें कि आप पास्ट हैबिट को बताने के लिए या तो यूज्ड टू का यूज करोगे या वुड का यूज करोगे। अब सेंटेंस पे आइए, आई के साथ रिमेंबर यूज हो सकता है, प्लूरल है, माई चाइल्डहुड डेज हो सकता है, व्हेन आई वॉज यूज्ड टू। अब देखो इसने क्या किया, आई के साथ वॉज का यूज भी किया और यूज टू का यूज भी किया, लेकिन हमें यूज क्या करना है, सिर्फ पास्ट हैबिट बताना है जो बताई है, टू द फार्म विथ माई फादर एंड हेल्प्ड हिम इन हिज वर्क। इसने बताया कि मुझे याद है वो बचपन के दिन जब मैं अपने पिता के साथ खेत पर जाया करता था और उनकी मदद किया करता था खेती वाले काम में। सो इट्स ए पास्ट हैबिट टू वर्क विद हिज फादर एंड हेल्प हिम इन फार्मिंग वर्क लाइक दैट। तो यहाँ पर आपको यूज्ड टू का यूज करना है, ना कि वॉज यूज्ड टू का। यहाँ पे वॉज को हटा देना है और ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की। चलिए देखिए 19 और 20 में क्या गिवन है। 19 में बताया है आई मिस्ड द लास्ट ट्रेन विच आई यूजुअली कैच, आई मिस्ड द लास्ट ट्रेन विच आई यूजुअली कैच एंड हैव टू स्टे एट द स्टेशन ऑन माई वे बैक होम यस्टरडे। चलिए अब बताइए मुझे इसमें कहाँ गलती है ना। आई मिस्ड द ट्रेन, है ना, मैंने वो ट्रेन छोड़ दी, विच आई यूजुअली कैच, जिसको अक्सर मैं पकड़ता हूँ, एंड हैव टू स्टे एट द स्टेशन। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ हैव टू की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, यस्टरडे की बात हुई है ना, यस्टरडे की बात हुई है। देखो यहाँ क्या कहा इसने कि मैंने ट्रेन छोड़ दी जिसको मैं अक्सर पकड़ता हूँ, है ना, तो यहाँ पास्ट टेंस की बात हो गई, तो फिर यहाँ भी पास्ट टेंस होना चाहिए ना, तो हैव टू की जगह क्या करना पड़ेगा, आपको हैड टू स्टे करना पड़ेगा। समझ में नहीं आया, दोबारा देख लेते हैं। देखो आप इस पे नहीं जाओगे, आप इस पे नहीं जाओगे, यूजुअली कैच, है ना, ये पूरा की पूरा आपका क्या है, पूरा की पूरा एक सेंटेंस है, एक पूरा की पूरा सेंटेंस है, यानी इसकी मेन वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है और इसका सब्जेक्ट ये। तो आई मिस्ड द लास्ट ट्रेन विच आई यूजुअली कैच, मैंने वो लास्ट ट्रेन छोड़ दी जिसको मैं अक्सर पकड़ता हूँ। फिर मुझे क्या करना पड़ा, देखो एंड हैव टू स्टे, तो मुझे आज की बात नहीं है, मुझे रुकना पड़ता है, नहीं मुझे रुकना पड़ा, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंसिडेंट दैट हैपेंड यस्टरडे। हम ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जो पास्ट में कल हुई थी, तो फिर आपको हैव को रिप्लेस करना पड़ेगा पास्ट में और क्या हो जाएगा, हैड टू स्टे हो जाएगा। और इससे हैड टू स्टे का मतलब क्या है, कंपल्सन बताता है ना, कंपल्सन है, मजबूरी में रुकना पड़ा। अरे मजबूरी तो थी, ट्रेन छूट गई ना, तो आप उसको रुकना पड़ा स्टेशन पे। ठीक, क्लियर? 20 की बात करते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। 20 सुरेश बेबी हु इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1995 इज ए वेल नोन स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री एंड ए डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन। ठीक है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है प्रख्यात, है ना, वेल नोन का मतलब होता है बहुत ही पॉपुलर या फेमस। ठीक है, अब देखो सुरेश बेबी हु, तो सिंगुलर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिविंग इन दिस टाउन, इस सिटी में रहता है, सिंस 1955। अब सिंस का यूज हुआ है ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे प्रेजेंट की जगह क्या कर दोगे, परफेक्ट कर दोगे, हैज बीन कर दोगे, क्या हो जाएगा, हैज बीन लिविंग, क्योंकि सिंस का यूज कहाँ होता है, बार बार 3-4 सेंटेंस हम इसी तरह के देख चुके, तो अब मुझे बार बार उस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट आपका आ रहा है 21। कौन सा है, 21 है। 21 क्या कहता है, देखिए, इफ यू हैड रीड द रेलेवेंट लिटरेचर केयरफुली
यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। देखो अगर इफ क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया है तो यहाँ वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है, तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल क्या है, राइट है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। उसके बाद 22 देखिए, द हाउस वेयर द डेड मैन वॉज फाउंड, है ना, घर जहां कौन मिला, एक मरा हुआ व्यक्ति मिला। अब वॉज फाउंड है यानी वो अपने आप तो मिला नहीं, उसने किसी को ढूंढा, तो आपका जो डेड मैन द हाउस है ना, उसमें कौन पाया गया, एक डेड मैन पाया गया, तो इसमें पैसिव में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेड मैन के हिसाब से लगाया है। और उसके बाद देखो इसने लिखा है इज, तो हाउस के हिसाब से वर्ब क्या आ जाती है, इज आ जाती है, और ओल्ड मैन के हिसाब से वॉज थी। तो ये घटना पहले घटित हो गई। हम बात आज की कर रहे हैं, तो द हाउस इज बीइंग गार्डेड बाय पुलिस, है ना, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग इंटर्ड एंड द एविडेंस इन्फर्ड विथ, ठीक है। अब देखो पुलिस से पहले आप हमेशा ही किसका यूज करोगे, दे का यूज करोगे, इस सेंस में हमेशा ही, क्योंकि यहां पुलिस किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट या पर्टिकुलर कांस्टेबल्स की बात कर रहा है, तो फिर बाय द पुलिस आएगा, नॉट बाय पुलिस। तो आपको यहां क्या कर देना है, आर्टिकल दे लगाना है। क्यों लगाना है, समझ में आ गया ना, क्योंकि यहां पर इस चीज को हमने क्या कर दिया, आइडेंटिफाइड कर दिया। कोई फिक्स 2 लोग हैं, 3 लोग हैं जहां इनको एम्प्लॉयड किया गया है, तो उस चीज को आपको समझ करना है। जिनको उनको डिप्लॉय किया है, वहां पे लगाया है, तो उस चीज के लिए आप किसका यूज करोगे, आर्टिकल देखा, चीजें आइडेंटिफाइड हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। चलिए 23 और 24 की बात हम कर लेते हैं। 23 में क्या बात है वो समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले, मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन वाटर बट नॉट इन द सेम काइंड ऑफ वाटर बिकॉज नॉट ऑल वाटर इज द सेम सी वाटर। फॉर इंस्टेंस, कंटेन्स ए लॉट ऑफ सॉल्ट, फ्रेश वाटर कंटेन्स वेरी लिटिल, नो एरर। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, समझना। देखिए, मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना, बहुत सारे क्या एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ रहते हैं, लिव इन वाटर, पानी में रहते हैं, बट नॉट इन द सेम काइंड ऑफ वाटर, लेकिन वो पानी एक प्रकार का नहीं होता, सेम नहीं होता, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो लिव रहते हैं, मैनी के हिसाब से लिव है, इन द सेम काइंड ऑफ वाटर, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आगे कहा है कि नॉट ऑल वाटर इज द सेम, क्योंकि सारा पानी सेम नहीं होता। जैसे सी वाटर, फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए हमने किसको लिया, सी वाटर को, एग्जाम्पल के लिए सी वाटर कंटेन्स, सी वाटर के अंदर क्या रहता है, देखो, ए लॉट ऑफ सॉल्ट, उसके अंदर क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है, सैल्ट्री वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, तो फिर उसने क्या कहा, ए लॉट ऑफ सॉल्ट। और फ्रेश वाटर कंटेन्स वेरी लिटिल, क्या, वेरी लिटिल। अब समझना आप, लिटिल का यूज कहां किया जाता है, आप मुझे बताइए। नेगेटिव अर्थ में किया जाता है ना, नेगेटिव अर्थ में, है ना, लिटिल और फ्यू दोनों का यूज नेगेटिव अर्थ में किया जाता है। लेकिन अगर आपने यहां नेगेटिव अर्थ में यूज किया तो इसका मतलब है कि फ्रेश वाटर में नमक होता ही नहीं है। तो ऐसी बात नेगेटिव नहीं है, पानी में होता तो है, लेकिन किसके कंपेयर कम होता है, सैलाइन वाटर यानी कि समुद्र के पानी से कम होता है। तो फिर आपको यहाँ पे ए वेरी लिटिल करना है, यानी थोड़े के अर्थ में, थोड़ा या किसके अर्थ में यूज करना है, सम के अर्थ में यूज करना है। क्लियर है ना, तो सम का यूज करना है। आप कह सकते हो यहाँ पे अ वेरी लिटिल, सम के अर्थ में, तो वेरी से पहले आपको आर्टिकल ए का यूज करना है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, सही है ना। चलिए आगे बात करते हैं 24 की। देखिए 24 में बोला है, हमें क्या बोला है, देखिए, ए स्पैरो हैज मेड ए नेस्ट इन केसोस हाउस एंड हैड लेड एग्स, बोथ केसो एंड हिज सिस्टर श्यामा washed the nest for hours every day, even meal times were forgotten। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एस्पेरो के साथ हैड सही है, मेड सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां तक, है ना। इसके बाद है हैड लेड एग्स, तो किसने दिए, स्पैरो ने दिए, तो ये भी बात सही है। और फिर उसके बाद यहाँ कॉमा है, उसके बाद है बोथ केसो और उसकी बहन श्यामा वॉश्ड द नेस्ट 4 hours एवरी डे, है ना, वो
घंटों तक उसकी क्या करते रहते हैं, देखभाल करते रहते हैं। इवन यहाँ तक कि मील टाइम्स वर फॉरगॉटन, यानी यहाँ तक कि वो खाने का टाइम भी भूल जाते। केसो और उसकी सिस्टर है वो खाने का टाइम भी भूल जाते हैं। जब आपने ओवरऑल इस सेंटेंस का एनालिसिस किया तो बात समझ में यूं आई कि यहाँ हेड का यूज हुआ है, यहाँ वॉस्ट का यूज हुआ है और यहाँ वर का यूज हुआ है, यानी यहाँ पास्ट, यहाँ पास्ट, यहाँ पास्ट, यानी मोस्ट ऑफ जो वर्ब्स हैं वो पास्ट में लिखी हुई है, लेकिन एक वर्ब हमारी क्या लिखी हुई है, प्रेजेंट में। कहाँ लिखी हुई है, प्रेजेंट में। तो जब ज्यादातर पार्ट सेंटेंस का पास्ट में है तो शुरुआत में भी क्या आना चाहिए, उसके हिसाब से पास्ट आना चाहिए ना। तो आप हैज की जगह पे क्या लिखोगे, हैड, और मेड हो जाएगा, यानी हो जाएगा अ स्पैरो हैड मेड ए नेस्ट इन कैसोस हाउस। यानी देखो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है ना, यहाँ हेड यूज हुआ है, यहाँ वर्ब जो भी पास्ट टेंस की, तो ये भी पास्ट की बात करता है, ये भी पास्ट की बात करता है, ये भी पास्ट की बात कर रहा है, तीनों पास्ट की बात कर रहे हैं ना। और तीनों अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो फिर इसको भी आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, पास्ट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आधा प्रेजेंट में और आधा पास्ट में हो। मैं बार बार बताता रहता हूँ टेंस ऑफ सीक्वेंस या सीक्वेंस ऑफ टेंस ये बताता है कि अगर एक पार्ट पास्ट में है तो दूसरा वाला पार्ट पास्ट में। अब इसका दूसरा, तीसरा, चौथा यानी सारे ही पार्ट पास्ट में है तो पहले वाले पार्ट को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे करोगे आप, हेड से करोगे, हेड से करोगे। सो इज दैट क्लियर, क्लियर है सभी का। चलिए बात करते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की। सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है और वो है, देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ, अ स्किलफुल एडवर्टाइजर may be able to create practically a monopoly for himself, not because his precut is superior but because he has succeeded in including people to believe that it is। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब देखो पहले वाले पोर्शन को देखो, अ स्किलफुल एडवर्टाइजर है ना, मे बी एबल टू, यहां तक सही है, क्रिएट आ सकता है, ये सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल ए मोनोपोली फॉर हिमसेल्फ, तो मोनोपोली के बाद बेटा प्रपोजिशन फॉर नहीं आएगा, ये याद रखना है ना। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चीजें आपको याद रखनी होती है। मोनोपोली के बाद ऑफ का यूज होगा। क्या आता है, मोनोपोली के बाद ऑफ आता है, यानी मोनोपोली ऑफ हिमसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोपोली ऑफ हिमसेल्फ। और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। अब बाकी के बचे हुए सेंटेंस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर और एग्जाम में जिस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें एरर एक ही जगह होगी। ऐसा नहीं है 3 और 4 प्लेसेस पे हो। अगर ऐसा होगा तो फिर वो क्वेश्चन डिलीट होगा या उसका आपको जो भी बोनस है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में हमने जो बात की 25 क्वेश्चंस की, उनको ओवरऑल हमने डिटेल्ड सहित देखने की कोशिश की। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिक्स्ड डिटेक्शन का सेकंड सेशन लेकर मैं जल्दी आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड लक।